डियर एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज के इस वीडियो में हम फिर से एक कोर्ट केस डिस्कस करने वाले हैं। और इस बार ये जो कोर्ट केस हुई है ये हुई है बीपीएससी एमबीआई एग्ज़ाम पे। यहाँ पे रीजन है एलिजिबिलिटी वाला कि बी एमबीआई एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है कि नहीं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मांगा गया है। इससे कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया हुआ था हिमाचल प्रदेश वाला केस, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था। आगे मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि इस केस में उसका रेफरेंस दिया गया है। तो यहाँ पे भी उसको रेफरेंस लेके केस किया गया है, मतलब बी वालों ने केस किया है कि हमें यहाँ पे एलिजिबल क्यों नहीं कर देना चाहिए। दूसरी बात कि जब ये केस हुई है तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे मैसेज आपके मुझे आ रहे थे कंटिन्यूअस कि अब बताइए कि एग्ज़ाम में डिले कितना होगा, क्या बी वाले एलिजिबल हो जाएंगे, बी वाले एलिजिबल हो जाएंगे तो डिप्लोमा वालों का क्या होगा, क्या फॉर्म फिर से रीओपन होगा। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ यहाँ पे जो कोर्ट केस है उसका डिटेल भी हम डिटेल में समझेंगे। हालांकि ये केस बीपीएससी एमबीआई का है, बट बिलीव मी इस टाइप के प्रॉब्लम अराउंड टू अराउंड सारे स्टेट्स में है। इवन दो गुजरात में भी कई सारी ऐसी पोस्ट हैं जो डिप्लोमा ओरिएंटेड हैं और वहाँ पे बी को एलिजिबल नहीं किया जाता है। तो उससे रिलेटेड है, आप सभी को इन सारी चीज़ों को समझना है। हम चीज़ों को सिंक्रोनाइज करके समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद यहाँ पे केस हुई, यहाँ पे ऑर्डर क्या आ सकता है, बाकी स्टेट में क्या ऑर्डर आ सकते हैं, सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके समझेंगे। इस वीडियो की टोटल क्रेडिट जाती है सतनाम सिंह जी को, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले मुझे पर्सनल मैसेज किया और बोला कि सर ये केस हो चुकी है, अब क्या करें हम, क्या हो सकता है प्रॉबिलिटी केस रिजॉल्व हो नहीं, सरकार रिप्लाई नहीं दे रही, कोर्ट के पास टाइम कम है, बहुत सारे क्रिटिकलिटी है। आज हम समझेंगे कि पूरी केस में पॉलिटिक्स क्या होती है, सरकार क्या होती है, सिस्टम क्या होता है और आप कैसे पिसते हो उसमें। तो ये बेसिकली आपका केस नंबर है। अगर आप भी सर्च करना चाहते हो तो पटना हाई कोर्ट पे जाओगे और इस केस का स्टेटस सर्च करोगे तो बाकी डिटेल आपको मिल जाएगी। कब फाइल किया गया था इसको, दिसंबर 2020 में फाइल किया गया था, मतलब 7 मंथ हो गए इस केस को फाइल किए हुए। पटना में फाइल किया गया है। पिटिशनर कौन है? निशांत कुमार जी हैं, बी हैं, इसीलिए ये कह रहे हैं कि बी वालों को क्यों एलिजिबल नहीं किया जाए। हालांकि इसके बाद 3-4 लोग और गए इसी केस को लेके, तो अब सारी केस को मर्ज कर दिया गया है और एक ही साथ सुना जा रहा है। केस किसके अगेंस्ट है? केस अगेंस्ट है बिहार गवर्नमेंट की, ठीक। और उस वीडियो जैसे ही कुछ चीजें यहाँ पे कोर्ट से रिलेटेड हमने डिस्कस किया हुआ है जो डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड हैं, मे बी आपको कुछ लर्निंग मिले यहाँ से। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये भी देख सकते हो। ये बेसिकली वीडियो है यूपी पीएससी आरआई, जिसमें हैवी डीएल मांगते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना किया है, एक्सपीरियंस मांगते हैं, उसको लेके मैंने डिस्कस किया हुआ था कि लास्ट टाइम इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या आया था। ये ऑर्डर रेफरेंस दिया गया है आपके एमबीआई के केस में, ये आप देख ही रहे हो। हिमाचल प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसको भी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। रिजर्वेशन को लेके, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन को लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया वो डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे रिजर्वेशन रोस्टर, बाकी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया हुआ है। पूरी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बाकी ये वीडियोस जो हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ये वाली वीडियो मैं इसके लास्ट में भी लिंक कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार दर्शन दिए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन हो जाइए। @मनु एकेडमी सर्च करेंगे मिल जाएगा। कुछ 9000 के आसपास लोग हैं, उससे ज़्यादा हो चुके हैं अब। यहाँ पे मेरे वीडियोस की PDF आपको मिल जाती है। ये ग्रुप है जिसमें आप अपना सुख दुख डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि ये सारी केस आपने डिस्कस किया था तो मुझे पता चला कि आप क्या सोच रहे हो। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए बिना देरी किए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो केस है उसकी प्रोसीडिंग कैसे हुई है, कब फाइल हुई है और अब तक क्या हुआ है। यहाँ पे एक समरी है, आप देख सकते हो। फाइलिंग आपको पता ही है, तब से लेके अब तक देख लो। ये केस कैरी फॉरवर्ड हो रही थी। फिर यहाँ पे बेसिकली अब तक इसमें 3 ऑर्डर आ चुके हैं। 3 ऑर्डर क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और उन ऑर्डर के बाद देखो अब फिर से ये कैरी फॉरवर्ड चल रहा है। अब जो इसमें 3 ऑर्डर आए हैं उन ऑर्डर की डेट्स क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो। पहला जो ऑर्डर आया था इस केस में वो आया था 17 अप्रैल को, दूसरा आया था 28 अप्रैल को और तीसरा आया था 22 जून को, अभी रिसेंटली आया था। तीनों ऑर्डर को डिस्कस करेंगे और अब फर्दर क्या होने वाला है वो भी डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले बात करते हैं जो 17 अप्रैल को ऑर्डर आया है, तो कुछ ऑर्डर नहीं आया था इसमें, एज सच कुछ कंक्लूजन नहीं था आपके लिए। बस कोर्ट ने ये कहा भाई कि जैसा आप लोग चाहते हो, मतलब जो लोग हैं उन्होंने कहा था, कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि हमारी जो प्रोसीडिंग है उसको ऑनलाइन स्टार्ट किया जाए, तो इसको ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया गया। बस कोर्ट ने इतना ही कहा, फिर आगे लिस्ट कर दिया इसको 19 अप्रैल को, मतलब 19 अप्रैल को, फिर से कैरी फॉरवर्ड होते रहे। नेक्स्ट जो ऑर्डर आया है ये आया है 28 अप्रैल को। यहाँ पे बेसिकली जो लॉयर हैं आपके पिटिशनर निशांत कुमार जी के YV गिरी, ठीक है, गिरी एसोसिएट्स चलता है इनका। मैंने कोशिश किया था कि इनसे बात हो पाए बट नहीं हो पाई ये बात। अगर बात हो पाएगी तो इनसे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे लाइव सेशन में कि क्या क्या चल रहा है। तो बेसिकली इन्होंने ये सारा कोर्ट को बताया, सारे वो डिटेल्स दिए गए हैं कि जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल। तो यहाँ पे जो पिटिशनर हैं निशांत कुमार ये कह रहे हैं कि जब मिनिमम क्राइटेरिया डिप्लोमा है और मैं डिग्री हूँ, तो मुझे किस बेसिस पे डिबार्ड किया जा रहा है, वो क्या ग्राउंड है जिसके बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, जबकि इस एग्जाम के लिए जो डिग्री चाहिए उससे हायर डिग्री है मेरे पास। तो वही चीज, और यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस भी दिया है कि रिसेंटली अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जेई का एग्जाम था बेसिकली हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक बोर्ड का, उसमें एलिजिबल कर दिया है उसके जूनियर इंजीनियर वाली पोस्ट में, जहाँ पे डिप्लोमा एलिजिबल होता था केवल, वहाँ पे बी वालों को भी एलिजिबल कर दिया है, क्योंकि कोर्ट को लगा कि ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है बी को इनएलिजिबल करने का। आगे क्या हुआ, कोर्ट ने कहा भाई कि ठीक है, ये तो आपका ओपिनियन हो गया जो पिटिशनर है, अब जो गवर्नमेंट है उसका क्या ओपिनियन है वो भी हमको लेना है। तो गवर्नमेंट का ओपिनियन जानने के लिए गवर्नमेंट को 4 वीक का, मतलब पूरे 1 महीने का टाइम दिया गया कि 1 महीने बाद आप अपना एफिडेविट सबमिट करवाओ, मतलब आप काउंटर इसका बताओ कि आप क्या सोचते हो इस मैटर पे। हालांकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोर्ट के मतलब सरकार को ऑलरेडी पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। खैर, तो इसके बाद इसको लिस्ट किया गया 22 जून को, 1 महीने के बाद इसको लिस्ट किया गया है 22 जून को, कि अब 22 जून को हम सुनेंगे 4 वीक बाद। और उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट को एफिडेविट देना था इस आर्गुमेंट को काउंटर करते हुए। पर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा उसको समझेंगे। पहले आप ये जान लो कि ये जो रेफरेंस दिया गया है, जो लोग नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा ये रेफरेंस है क्या। तो ये जजमेंट मैंने डिस्कस किया हुआ था, डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया है, और ये बेसिकली आगे आपको जजमेंट की कॉपी दिख रही है। इन शॉर्ट इसमें कहा गया था भाई कि ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है जिसके बेसिस पे डिप्लोमा के पोस्ट के लिए आप बी को इनएलिजिबल मान रहे हो, तो आप उनको एलिजिबल करो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। अब चलिए ये देख लेते हैं कि जब 4 वीक खत्म हो गया, सरकार को जो कोर्ट ने टाइम दिया था वो खत्म हो गया, 22 जून मतलब हियरिंग की टाइम आ गई, तब सरकार ने क्या कहा। बेसिकली सरकार की तरफ से जो वकील आए दैट इज मिस्टर अजय कुमार रस्तोगी जी, इन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर पाए अभी, हमको 2 वीक का और टाइम दीजिए, कि 4 वीक हम सोते रहे। क्यों सोते रहे, आप खुद भी सोच के देखो कि सरकार ने कोई क्राइटेरिया बनाया है, मतलब सरकार ने ये कहा कि बी एलिजिबल नहीं है, तो कुछ तो लिखा होगा कि इस वजह से हम बी को एलिजिबल नहीं कर रहे हैं, और वही एफिडेविट यहाँ पे सबमिट करना था। बट सरकार को क्या करना है, किसी तरीके से चलो यार एग्जाम है, डिले हो रहा है, होने दो, अपना क्या जाता है, जितना लेट होगा उतना बढ़िया है, कम सैलरी देनी पड़ेगी, लोगों के रिक्रूटमेंट में डिले होगा, अगले इलेक्शन में भी इसी वैकेंसी को दिखा देंगे कि हमने ये वैकेंसी निकाला है, पिछले इलेक्शन में भी इसी वैकेंसी को दिखाया था, एक वैकेंसी निकालो उसी से काम चलाते रहो। तो ये सरकार ने फिर से 2 वीक मांग लिया कि हमको 2 वीक और चाहिए, और कोर्ट तो क्या करेगी भाई, चलिए ठीक है 2 वीक और ले लीजिए। अब सुनेंगे इसको 6 तारीख को, मतलब 6 जुलाई को डेट थी, और 6 जुलाई को क्या हुआ, फिर से वही वाला कि डेट पे डेट जज साहब न्याय कब मिलेगा। तो न्याय अब कब मिलेगा इसका पता नहीं, फिर से ये केस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। नेक्स्ट जो लिस्टिंग है वो है 12 जुलाई की। अब देखते हैं आगे कब फिर से हियरिंग होती है, कब इसमें ऑर्डर आता है, और हियरिंग होती है तो क्या जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना स्टेटमेंट, अपना एफिडेविट सबमिट करती है, या फिर से कहती है कि जज साहब कुछ टाइम और चाहिए, इस बार भी हम कुछ खास कर नहीं पाए हैं। तो चलिए सब तो करते रहेंगे। अब बात करते हैं कंक्लूजन का, कि पॉसिबिलिटी क्या है इस केस का, फाइनली कभी तो कंक्लूजन आएगा, तो वो क्या आएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम डिले होगा क्या। तो ऐसा लग रहा है, जो नेचर है गवर्नमेंट का, कि 3 से 4 मंथ तो डिले होंगे मिनिमम, अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती है तब, बिना बहाना किए हुए
क्योंकि गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करेगी, फिर उसके बाद काउंटर आएगा, फिर गवर्नमेंट का काउंटर आएगा और उसके बाद जज साहब अपना फैसला देंगे। तो फैसला देंगे तो उसमें टाइम लगता ही लगता है। मान लीजिए गवर्नमेंट सरेंडर कर देती है कि नहीं भाई ठीक है, हमको कोई एतराज नहीं है, बी वालों को कर दो, तब तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नहीं, गवर्नमेंट रिस्ट्रेन करती, नहीं बी को हम एलिजिबल नहीं कहेंगे, हमने अपने एडवर्टीजमेंट में ऐसा मेंशन किया है, तो फिर उधर से आर्गुमेंट आएगा कि ये रेफरेंस देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, फलाना हाई कोर्ट ने ये कहा, तो फिर आर्गुमेंट होते रहेंगे, डेट पे डेट आती रहेगी। तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। गवर्नमेंट एलिजिबल करना चाहती होगी तो केस जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, एलिजिबल नहीं करना चाहती होगी तो टाइम लगेगा। बट क्या गवर्नमेंट अगर चाहती है कि हम बी को एलिजिबल ना करें तो वो नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और मोस्ट प्रोबेबली मेरे विजडम के हिसाब से, और जब मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ रहा था जो निशांत इससे पहले वाला हिमाचल प्रदेश वाला, तो वहां पे भी मैंने कहा था कि इसका कोई लीगल ग्राउंड नहीं है। तो जब भी इस टाइप के मैटर चैलेंज हो गए कोर्ट में, उनको खारिज ही कर दिया जाएगा और बी को एलिजिबल किया जाएगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि बी को एलिजिबल कर दिया जाएगा, चाहे जितना भी टाइम लग जाए। और सरकार को भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है नहीं। सरकार को क्या फर्क पड़ता है, कंपटीशन एग्जाम में 10 लोग बैठे या 10,000 लोग बैठे, अच्छा है। जितने ज़्यादा लोग बैठेंगे, जितने ज़्यादा लोग एलिजिबल रहेंगे, उतने लोग कहेंगे कि सरकार ने वैकेंसी निकाला है, बढ़िया है, सरकार को क्या पड़ता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि क्या फॉर्म रीओपन होगा। देखिए अभी जो निशांत वाली केस है उसमें रीओपन जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी इन्होंने बी वालों को बाहर किया था, तो केवल यहाँ पे बी के एलिजिबिलिटी की बात की गई। अगर मान लीजिए ऐसे लोग जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो जाके फिर से केस कर देते हैं कि अगर आप बी को एलिजिबल कर रहे हो और हम बी थे, हम ये सोच के फॉर्म नहीं भरे कि यहाँ पे डिप्लोमा एलिजिबल है, तो हमें भी अलाउ किया जाए और हम भी फॉर्म भरना चाहते हैं। तो मे बी कोर्ट केस हो या सरकार विजडम से, सरकार अपने विजडम से ही खुद ही सोच ले कि यार फिर से केसेस होगा, उससे अच्छा इसको कर दो रीओपन 10-15 दिन के लिए, 1 वीक के लिए, और बी एप्लीकेशन बी एलिजिबिलिटी के साथ कर दो कि जिसको भरना है भर दो। अगर गवर्नमेंट जल्दी करना चाहती तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कर देना चाहिए रीओपन, नहीं तो डेफिनेटली कुछ लोग कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे इस फॉर्म को किया जाए रीओपन, और फिर उस पर भी हियरिंग चलेगी तो और डिले होगा। तो ये डिपेंड करता है सरकार पे। अगर रीओपन होता है फॉर्म तो प्रोसेस जल्दी होगा, अगर रीओपन नहीं होगा और कुछ लोग कोर्ट करते हैं तो फिर से प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि अब डिप्लोमा वालों का क्या होगा। एक बच्चा देखा मैंने ग्रुप में मैसेज किया हुआ था कि सर हमारा क्या होगा, बहुत हो रही है फ्रस्ट्रेशन, अब बी वाले एलिजिबल हो जाएंगे तो सिलेक्शन हम कैसे लेंगे। मेरे भाई देखो ये बिल्कुल फैक्ट है, इसको मैं डिनाई नहीं करूंगा कि बी अगर एलिजिबल होगा तो कंपटीशन लेवल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। बट मैं ये भी कहता हूं कि अगर आप पढ़ रहे हो इतने टाइम से तो किसी न किसी तरीके से आप बी को लीड करोगे। और यार ज्ञान, विजडम, बुद्धि, टैलेंट, इन सबको प्रूव करने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। अब आप ऐसा मान के चलोगे क्या कि डिप्लोमा वालों से ज्यादा तेज बी वाले हैं, बी वालों से ज्यादा तेज एमई वाले हैं, एमई वाले से ज्यादा तेज पीएचडी वाले हैं, पीएचडी वालों से ज्यादा तेज पोस्ट पीएचडी वाले हैं, ऐसी कोई क्राइटेरिया है क्या? नहीं भाई, कुछ नहीं है। बहुत सारे बी वाले डिप्लोमा के अंदर काम करते हैं, बहुत सारे एमई वाले बी के अंदर काम करते हैं, बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बी के अंदर काम करते हैं। भाई ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जिसके पास हायर डिग्री है वो टैलेंटेड है, कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन मैं कह रहा हूं बढ़ेगा वो इसलिए क्योंकि ज्यादा लोग आ जाएंगे, ठीक है। अब बी वालों से कंपटीशन इसलिए बढ़ेगा कि बी में कुछ लोग तो सीरियस होंगे जो पहले से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और वो भी अब इस एग्जाम का फॉर्म भरेंगे अगर रीओपन होता है तब। अगर रीओपन नहीं होता तो बहुत ज्यादा कंपटीशन में फर्क नहीं पड़ेगा। रीओपन होगा तो डेफिनेटली जो लोग तैयारी कर रहे हैं दूसरे एग्जाम्स के टेक्निकल की वो भी यहाँ पे आएंगे, उस टाइम कंपटीशन लेवल बढ़ेगा। बट आप अपने दिमाग से निकाल दो कि बी को compete करना बहुत मुश्किल है। भाई कुछ भी मुश्किल नहीं है, बी को आप बिल्कुल आसानी से compete कर सकते हो। आपके लेवल जो होगा एग्जाम का लेवल वो डिप्लोमा का ही होगा, बस आप पढ़ने पे ध्यान रखिए। BUE, ME, PhD, पोस्ट PhD इन सब के बारे में सोचना छोड़ दीजिए कि यहाँ पे डिग्री की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। जितना एजुकेशन को आप टाइम देंगे, जितना उसको वैल्यू देंगे, उतना नॉलेज होगा, कंपटीशन बीट करना उतना आसान होगा। तो सिंपल इज दैट, बिना कुछ सोचे समझे आप लगे रहें और सॉल्व करते रहें। ये भी मत सोचे कि एग्जाम डिले होगा। देखो किसी चीज को दो तरीकों से आप ले सकते हो, एक पॉजिटिव वे में, एक नेगेटिव वे में। अगर आपने ऐसे सोच लिया यार एग्जाम बार बार डिले हो रहा है, बार बार डिले हो रहा है यार, तो फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, पढ़ाई छोड़ दोगे, जो पढ़ा है वो भी नुकसान हो जाएगा।
मगर आपको ये सोचना है कि चलो एग्जाम डिले हुआ, कुछ दिन और टाइम मिल गया, अब साला ये जब आएगा ना इसी बार मैं क्रैक करके ही छोड़ूंगा, नेक्स्ट एग्जाम की मुझे प्रिपरेशन करनी है नहीं, जितना डिले होना है होने दो, जिस दिन एग्जाम होगा सिलेक्शन होके रहेगा। तो ये होती है पॉजिटिव थॉट और इससे आप होगे मोटिवेट। जितना आप ये सोचोगे कि यार कितना दिन से इंतजार कर रहे हैं, पोस्टपोन हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, तो फिर देखो अल्टीमेटली कुछ गेन नहीं होगा, आप फ्रस्ट्रेट होगे, पढ़ाई छोड़ दोगे, जो पढ़ा होगा वो भूल जाओगे और सिलेक्शन जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो बी पॉजिटिव, ये डिसाइड कर लो कि जब भी एग्जाम होगा सिलेक्शन मेरा ही होगा, क्योंकि मैं इतना मेहनत करूंगा कि मैं काबिल बनूंगा सिलेक्शन लेने के लिए। तो चलिए दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।